हेलो एंड वेलकम टू सीबीएल। यूपीएससी ने रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी करते हुए ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एपीएफसी की पोस्ट पर अपॉइंट होने की शानदार अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। और आज के इंटरेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एपीएफसी पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हुए पॉलिटी क्वेश्चंस, ताकि हमें क्वेश्चंस के टोन एंड टेनोर का अंदाजा लग सके, डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा लग सके, और साथ ही हम ये भी अंदाजा लगा सकें कि हमें तैयारी किस लेवल पे करनी है। सो लेट्स बिगिन विद इट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर in the list of languages in 8th schedule of the Constitution of India? So 8th शेड्यूल जैसा हम जानते हैं कि डायरेक्टली लैंग्वेजेस की एक लिस्टिंग है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। अब इसमें से कौन सी नहीं है ऑप्शंस में से? सो डोगरी, भोटी, मैथिली एंड संथाली। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसका तो बहुत सारा रट्टा भी लगाया होता है एस्पिरेंट्स ने, दैट बाय 92nd अमेंडमेंट 2003 अटल साहब के टाइम पे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को शेड्यूल 8 में ऐड कर दिया गया था। सो डोगरी, मैथिली, संथाली तीनों ऑप्शन उसी अमेंडमेंट से ली गई हैं, लेकिन भोटी इज नॉट देयर। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज नॉट देयर। नाउ वी कम टू the next question. Who among the following speakers of Lok Sabha formally disassociated from the political party after his election as the speaker? अब वैसे तो हम ये जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के इस दौर में अगर स्पीकर या कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस का अपनी पोस्ट से रहते हुए अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दे तो एंटी डिफेक्शन लॉ इन्वोक नहीं होता है, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन ये उस दौर के ऑप्शंस हमें दी गई हैं ज्यादातर जब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता था। सो लेट्स चेक दिस थिंग कि कौन सा ऐसा पर्सनैलिटी है जो लोकसभा स्पीकर होते हुए भी अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया था जस्ट टू शो कि मैं एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तौर पे काम करूंगा। सो ऑप्शंस है जीवी मावलांकर, ये तो पहले ही स्पीकर थे लोकसभा के, देन सरदार हुकुम सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी और पी संगमा। सो नीलम संजीवा रेड्डी इज अवर आंसर। जनाब 1967 से 69 तक लोकसभा स्पीकर रहे थे और लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया था टू एस्टैब्लिश दैट आई विल एक्ट एज इंडिपेंडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। नाउ वी मूव टू What is the number of states and union territories in India? अब क्योंकि ये सवाल पुराना है, प्रीवियस ईयर पेपर ये पुराना है, तो इसमें राइट ऑप्शन नहीं है जो इस वक्त की हमारे स्टेट्स और यूटीज की गिनती है। तो इन ऑप्शंस को रहने देते हैं और सीधा आंसर याद कर लेते हैं। इस वक्त इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं। ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। अब इन सब की जो डिटेलिंग है वो हम अपने जब कोर्स के दौरान हम पढ़ाई करते हैं तो पहले ही पार्ट के अंदर ये सारी चीजें हम कवर कर लेते हैं। इवन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ यूटीज, किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था अब 2 यूटी में तब्दील कर दिया गया है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूटी, देन लद्दाख इज अ सेपरेट यूटी। तो ये सारा पहले ही पार्ट के अंदर कवर कर लिया जाता है। देन वी कम टू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, अनडाउटेडली कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। देन इट कम्स टू देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन and the state governments. Now yes, it is also true because part 11 में सेंटर स्टेट रिलेशंस दिए गए, शेड्यूल 7 है जहां पर 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो काफी हद तक दिस इज अ एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ। देन अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। यस, आर्टिकल 368 में प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। देन द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर सॉवरन। नाउ दिस इज डिबेटेबल, रादर दिस इज अनट्रू, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर्स दे आर नॉट सॉवरन। Then even the Indian parliament that is not sovereign as compared to the UK parliament. Then we come to the preamble to the constitution cannot be invoked to determine the ambit of fundamental rights। क्या preamble का यूज नहीं किया जा सकता है, इन्वोक नहीं किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स के ambit को डिजाइन करने के लिए। So this is also wrong statement because as per Supreme Court of India जो constitution के different provisions हैं उनको preambular principles के light में interpret किया जा सकता है और यहाँ पे cannot word है, so this is untrue। Eventually our answer will be 1, 2 and 3 and that is D in our case. Now we move to
द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स फॉर एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ, तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर्टिकल 21A, बट ये RTE एक्ट 2009 के बारे में सवाल है, तो सेम आर्टिकल 21A का रेप्लिका यहां पर किया गया है RTE एक्ट 2009 में, और हमारा जवाब है 6 से 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन की फैसिलिटी देता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की फैसिलिटी देता है RTE एक्ट 2009. Now, this type of questions are discussed under fundamental right part. Now we come to, if the Prime Minister of India is a member of the Rajya Sabha, उस सूरत में क्या पॉसिबिलिटी है? 4 ऑप्शन में से एक आपको चुनना है. He can make a statement only in the Rajya Sabha. This is a wrong statement. Being a minister, all the ministers are authorized to speak either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. वो किस हाउस से हैं? Doesn't matter. Then he has to become a member of the Lok Sabha within 6 months. Obviously not. भाई राज्यसभा की मेंबरशिप है उनके पास, और राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं. सरदार मनमोहन सिंह साहब राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे. Then we come to, we will not be able to speak. He will not be able to speak on the budget in the Lok Sabha. This is also wrong. As we discussed, being a minister, आप किसी भी हाउस में बोल सकते हैं, स्पीच का हक है आपको. Then he will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion. Now this is true, क्योंकि no confidence motion सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और लोकसभा में वोट करने के लिए लोकसभा की मेंबरशिप होनी जरूरी है, और इस केस में हम बात कर रहे हैं इनके पास राज्यसभा की मेंबरशिप है, तो लोकसभा की मेंबरशिप नहीं है. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ऐसे प्राइम मिनिस्टर की सरकार के खिलाफ आता है तो लोकसभा में तब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ वोट नहीं कर पाएंगे अपने ही फेवर में. सो अवर आंसर इज डी. तो इस तरह की सारी चीजें हम पार्लियामेंट जो टॉपिक है उसके अंदर कवर करते हैं. देन वी कम टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक प्रमाइस फॉर द डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, या यूएन चार्टर से ज्यादा प्रभावित है? किससे सबसे ज्यादा प्रोविजंस ली गई? तो अनडाउटेडली GOI 1935. रादर it is established thing that Indian Constitution का almost 60% जो पोर्शन है, जो मैटर है, वो GOI 1935 से ही इंस्पायर्ड है. Now we move to the Melamat Committee 2003 looked at ways to reform the. Now, needless to go in all the options, this is a very famous committee that to reform or suggest criminal justice system reform in India. Now, इस तरह के टॉपिक्स देखिए, बहुत सारी कमिटीज तो हम डिफरेंट टॉपिक्स के साथ करते हैं, तो ऐसी कमिटीज की जब हम बात करते हैं तो या फंडामेंटल राइट या पार्लियामेंट के साथ ऐसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, तो इंडिपेंडेंटली रट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं रहती है. देन वी कम टू, the parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties. Now, अगर जितने भी सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर मैं एक सवाल कहूं जो सबसे ज्यादा डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, तो वो ये है. पता नहीं इससे ऐसा क्या लगाव है यूपीएससी का और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीटेड पूछा गया. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 253, और जो ये प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को पावर कि इंटरनेशनल ट्रीटी अगर साइन करता है इंडिया कोई, तो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन को इंडिया में लागू करने के लिए पार्लियामेंट किसी भी टॉपिक पे लॉ बना सकती है, इवन स्टेट टॉपिक पे भी लॉ बना सकती है, और ऐसा करने के लिए उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पर से पावर उसके पास आ जाएगी. सो ऑप्शंस आर, विद कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, no consent needed. With consent of the majority of state, no, this is also not true. With consent of the states concerned, no, it is not true. Then without the consent of any state, yes, जैसे हमने बात की, किसी से कंसेंट लेने की तब पार्लियामेंट को जरूरत नहीं होगी. Then we come to, which of the following are the rules of the Finance Commission of India? अब ये भी और इससे पिछला क्वेश्चन भी हम सेंटर स्टेट रिलेशंस के दौरान पढ़ते हैं. यूनियन फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. देख लेते हैं क्या क्या काम है इसके. That the distribution of money collected through taxes and distribution of course between center and state. So it is true. Rather ये तो प्राइम काम है यूनियन फाइनेंस कमीशन का. Then evaluation of centrally sponsored scheme.
नहीं, इससे इसका कुछ नहीं लेना देना, वो गवर्नमेंट खुद देखे क्या करना है उसको। देन इवॉल्व प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच फंड्स आर अलॉटेड अमंग स्टेट्स। यस, इट इज ट्रू, बिकॉज ग्रांट इन एड जो सेंटर स्टेट्स को देता है उसके प्रिंसिपल्स जो सजेस्ट करने का काम करती है वो फाइनेंस कमीशन ही सजेस्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। देन टू डेवलप 5-year प्लान, अटरली रॉन्ग। एक तो प्लानिंग एरा जा चुका है, 5-year प्लान एरा कम से कम जा चुका है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अबॉलिश कर दिया गया है 2015 में और उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। और 5-year प्लान कौन तैयार किया करता था 2015 से पहले? तब भी फाइनेंस कमीशन नहीं तैयार करता था 5-year प्लान, प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर करता था। तो इन दिस केस अवर आंसर इज 1 and 3 एंड बी इज अवर आंसर। देन वी कम टू what was the position held by Dr. S. Radhakrishnan before he became the Vice President of India? Again a factual question और इसका आंसर है Ambassador to the Soviet Union. After going थ्रू ऑल दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक चीज स्टैब्लिश होती है, एक तो कोर एरिया से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं पूछ दे रहे हैं जो बहुत ही बाउंड्रीज के बाहर जाके, मतलब सिलेबस की बाउंड्रीज के बाहर जाके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और दूसरा, अगर हम क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल को भी देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सिंपल टू मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ भी नहीं जाते हैं, सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको एक बेहतर तैयारी के साथ इजीली सॉल्व किया जा सकता है। और इसके लिए CBL इज देयर टू हेल्प यू आउट। EPFO के अंदर जो APFC और एनफोर्समेंट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम है, इसके लिए हमारा डेडिकेटेड कोर्स 8 मार्च से शुरू हो रहा है। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के साथ दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।